हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लास में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 10वीं कक्षा के लिए गणित का होगा और हमने आपको बताया पहले भी कि गणित में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने अभी तक एक वीडियो बनाया, ठीक है ना, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अभी तक हम 10वीं कक्षा के लिए हमने आपको पहले बताया कि और भी वीडियो हम बना चुके हैं। जैसे हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा, समांतर श्रेणी पढ़े, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, साथ ही साथ बीजगणित के भी कुछ पोर्शन को हमने कवर किया। और हमने स्टार्टिंग में रियल नंबर्स, ठीक है ना, छोड़ दिए थे और हम उसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं, आज हमारा यह रियल नंबर्स का दूसरा लेक्चर होगा और इस दूसरे लेक्चर में हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब हिंदी में अगर कहेंगे माशापा, शॉर्टकट, ठीक है ना। और हमने कहीं ना कहीं माशापा और लाशापा हम छोटी कक्षाओं में मतलब 3-4 में भी हमने इस चीज़ को पढ़ा और वहाँ भली बात समझा, लगाया भी। आज वही क्वेश्चंस हैं लेकिन नाम बदल दिया गया। थोड़ा सा हम लोग के सामने एक न्यू वर्ड्स आया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बात समझ में आ रहा ना। तो पहले हम इस मतलब, इन शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब बात रहा एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष समस्या को हल करने की विधि क्या करती है, विधि प्रदान करती है। तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला। अब ध्यान दीजिएगा, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला का ये मतलब है कि हम जब एचसीएफ 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञात करते हैं तो हम चरणबद्ध तरीके से उसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर शेषफल अर्थात R0 के इक्वल नहीं हो जाता है। और इन चरणों को लिखने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। हमने आपको बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेय और उन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक वहाँ बताए हैं। और हम अगर आपसे निवेदन करते हैं कि अगर वो वीडियो ना देखे हो तो आप पहले उनको देख लीजिए, फिर इस चीज़ को देखिए। फिर मैं आशा के साथ कह सकता हूँ कि आप प्रमेय का भी समझ जाएंगे, एल्गोरिथम भी समझ जाएंगे। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, वहाँ आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए पा सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना समय हुए, इन्वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 और 3। हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इनका क्या निकालना है भैया, 2 धनात्मक पूर्णांक हर जगह हैं, इन्हीं का निकालना है एचसीएफ। तो आइए सबसे पहला चीज, पहला क्वेश्चन। हाँ, एक चीज ये भी जानिए कि बोर्ड में ऐसे सवाल आने की पूर्ण संभावनाएं होती हैं और अगर इस सवाल को बढ़िया ढंग से आप लगा ले गए, लगाने का कई तरीके होते हैं। एक सिस्टम से, अगर सिस्टम से लगाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर विदाउट सिस्टम से रहेंगे, हालांकि यह आंसर भले आपका आ जाए तब भी आप फुल मार्क्स पाने वाले नहीं हैं। इसलिए यहाँ आपको हर एक सिस्टम को फॉलो करना होता है, तब आप जाकर के कहीं आप पूरे में पूरा नंबर पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक है, 135 है और कितना है, 225 है। ये हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक है। पहला चीज क्या करते हैं बताओ, 135 और 225 में कौन बड़ा है, 225। तो यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। यहाँ 225 इज ग्रेटर देन 135। इज ग्रेटर माने, ग्रेटर का मतलब क्या है, बड़ा। इज माने है, देन
तुलनात्मक शब्द होता है। दो लोगों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए वहाँ हम देन शब्द का यूज करते हैं। 235 मतलब 225 इज ग्रेटर देन 135। 225 बड़ा है किसके तुलना में? 135 की तुलना में। जिधर की तरफ मुख खुला रहेगा वो संख्या बड़ी होती है, जिधर की तरफ मुख बंद होता है वो संख्या क्या होती है? छोटी होती है। तो आप बताइए 225 बड़ा है 135 की तुलना में। अब हमें क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है भैया? चरण को सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। तो यहां से चरण 1 होगा, चरण 2 होगा, चरण 3 होगा, चरण 4 होंगे, चरण 5 से होगा एट सोवन। मतलब ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 के बराबर ना हो जाए। ठीक है ना? तो आइए ध्यान दीजिएगा, भाई प्रचार हो रहा है, होने दो, उसका भी इतना काम है। कोरोना वायरस का भाई प्रचार कर रहा है, और कोरोना वायरस से अगर बचना है तो सरकार की गाइडलाइनों को आपको फॉलो ही करना। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जब से ये अनलॉक शुरू हो गया है, जैसे लगता है कि कोरोना वायरस ख़त्म ही हो गया है। लेकिन आप देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा पैमाना बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसलिए मीटर बढ़ रहा है, इसी ध्यान नहीं, कोरोना वायरस नहीं खत्म हुआ। बस सरकार ने कुछ आपको फ्री किया है कि आप अपने अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखिए, मतलब इनकम भी हो जाए कुछ। भाई घर बैठ करके कब तक आप खा सकते हैं, तो इसीलिए सरकार ने कुछ छूट आपको दिया। बस कोरोना नहीं भगा हुआ है, कोरोना को आपको भगाना है तो सरकार की गाइडलाइनों को फॉलो करिए, अर्थात आप अलर्ट रहिए, तब आप जा करके कहीं कोरोना से बच सकते हैं। ठीक है ना? जब तक कि इसकी वैक्सीन बन करके मार्केट में नहीं आ जाती है। ठीक है ना? अभी आज की डेट में 26,500, ठीक है ना, 26,500 केसेस आ चुके हैं। सोचिए। आइए चलते हैं। 225 बड़ा है किसके तुलना में? 135 की तुलना में। हमें क्या करना है? ये जो चरण होंगे वो किसके हिसाब से लिखे हैं? एल्गोरिथम। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किसके लिए करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। अब इन चरणों को किसकी सहायता से लिखते हैं? इसको लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका मतलब लेमा। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसकी सहायता से अन्य कथनों को हम लोग क्या करते हैं भैया? सिद्ध करते हैं। जरा याद करिएगा, वहाँ हमने बताया था दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, ये हमारा बड़ा होता था किसकी तुलना में? बी की तुलना में। ठीक है ना? तो उस कंडीशंस में क्या करते थे? कुछ ऐसे करते थे। तो ज़रा सोचिए, ए के जगह पर कितना है? 225, और बी के जगह पर कितना? 135 है। तो आइए चलते हैं। जरा ये प्रमेयिका कैसे होता है? ये होता है, इसका जो स्टेटमेंट है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और फिर क्या होता है भैया? शेषफल होता है। ठीक है ना? अब यहाँ से क्या होता था, इसको अगर दूसरे भाषा में लिखे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना? बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये आपका भाज्य होता था, बी भाजक, क्यू भागफल, और आर क्या होता था? शेषफल। आर का, ठीक है ना, हमने वहाँ बताया था कि आर जो होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, किंतु बी से क्या होता है भैया? छोटा होता है। ये चीज़ हमने वहाँ बहुत विस्तृत पूर्व बताया, बस थोड़ा सा मैंने यहाँ रिवाइज कर दिया है। आइए चलते हैं, अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब 225 बड़ा है किसके तुलना में? 135। तो 225 में क्या करेंगे भैया? 135 का भाग करेंगे। भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 135 करने में 135, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, उधार लेगा, तो 12, 12 में से 3 या कितना बचेगा? 9, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। अब पहला जो चरण होगा इसके अनुसार भाज्य कितना है? 225। तो यहाँ लिखेंगे
कि 225, पहला स्टेटमेंट यही होगा, पहला चरण यही होगा कि 225 बराबर 135 गुणे 1 धन क्या होगा 90। हमने कहा था शेषफल जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया आपको फॉलो करते रहना। चूंकि R 90 क्या है, R है, रिमाइंडर है, इज नॉट इक्वल 0, ठीक है ना, इसलिए चरण नंबर 2 अब चलेगा, ठीक है ना। अब की बार जो हमारा 90 होगा, ठीक है ना, अब की बार 135 में 90 का हम डिवाइड करेंगे, 90 करने में 90 5। अब ध्यान दीजिए अगला जो हमारे पास है 3 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 13 में से 9 गया, 9 4 13 45 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद दूसरा चरण जो हमारा होगा वो क्या होगा 135 बराबर 90 गुणे 1। देखिए ये जो चरण हैं हम बार बार कह रहे हैं, ये जो चरण हैं वही आपके एल्गोरिथम है और इन चरणों को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो 135 को 90 गुणे 1 और धन कितना हो जाएगा 45। आप देख रहे हैं कि चूंकि 45 और 45 क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल है, इक्वल R इज नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। तो चरण नंबर अब क्या चलेंगे, 3rd चलेंगे। अब इसके बाद यहाँ 90 तो 45 दूना 90। अब आइएगा यहाँ से क्या होगा अगला काम, ठीक है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन क्या होगा शेषफल कितना गया है 0 और चूंकि R इक्वल 0। अब देखिए यही रिमाइंडर 0 हो गया तो चरण खत्म हो गया। चूंकि शेषफल R बराबर 0 है अतः 135 कामा 225 का HCF बराबर क्या होगा 45 होगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और इस प्रकार से आप क्या होंगे, सवाल ये आपका कंप्लीट है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा आप लोग इस चीज को, ठीक है ना। यहीं पर आपकी प्रक्रिया भी क्या होती है, समाप्त होती है। क्यों समाप्त होती है, क्योंकि शेषफल किसके बराबर आ गया 0 के। अगर 0 के बराबर ना हुआ होता तो ये चरण आपके स्टेप बाय स्टेप चलते रहते। देखिए कितना आसान है यार, आसान नहीं आसान है। आप लोग ऐसे सवाल लगाए थे, बस वहाँ क्या था कि आप लोग ऐसे लिखते थे कि 135 और 225 का HCF याद करो, तो बस आप यही करते थे, ये चीज तो करते थे। और फिर जब शेषफल 0 आ गया था तो आप कहते थे कि इसका HCF कितना होता था 45। लेकिन अगर इसी चीज को थोड़ा सा हम एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख दे तो वही हमारा क्लास 10th हो जाएगा, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 2 लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग इसको स्वयं लगाएंगे, कुछ है नहीं, बस इस चीज को ऐसे आप लोग लिखते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आ रहा है वो 196 आ रहा है। कितना आ रहा है 196। आप स्वयं लगाएंगे भैया, ना लगा पाइएगा तो आप लोगों से बार बार निवेदन करते हैं कि यार मुझसे बता दीजिएगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, हमारा फ़ोन नंबर ले लीजिए, आप मुझसे बताइए, फिर मैं उस चीज़ को क्या करूँगा, दूर करूँगा। अब हर सवालों को हमसे ना लगाइए। आप क्लास 10th में कुछ आप लोग स्वयं प्रयास करिए, उसे प्रयास करने के बाद अगर ना आए तब आप हमसे क्या करिए, कनेक्ट हो जाइए, फिर आपको उस चीज़ को प्रॉब्लम दूर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आ रहा है लिख लीजिएगा 196 आ रहा है। और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आ रहा है उसे आप लोग लिख लीजिएगा 51, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आ रहा है 51 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने तीनों सवाल कवर कर ले गए हैं। आपको यही चीज़ ऐसे हूबहू लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 2 आ जाएगा तो वहाँ पर आपको लिखना होगा 196, ठीक है ना,
196 और क्या लिखना होगा आपको 38,220। फिर इसके बाद में वही बात है कि 38,220 बड़ा होगा किसके तुलना में 196 के तुलना में। उसके बाद अब क्या करेंगे 38,220 में 196 का भाग देंगे। भाग तो भैया बहुत पहले से आप लोग करते हुए चले आ रहे हैं, क्लास 10th में पहुंच गए, अपने स्टैंडर्ड को भी देखिए। भाग दीजिए और जैसे ही शेषफल 0 होगा तो वह इस प्रकार से तुरंत आपका जो भाजक होगा वही उसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है ना। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक भाई शेयर और कर दिया कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इस बार समझ लीजिए कि जो बच्चा पढ़ाई करने में थोड़ा सा भी ढीला डवाली करेगा उसके लिए प्रॉब्लम तो खड़े ही खड़े होंगे। मान लेते हैं अब तक आप लोग अगर क्लास किए होते तो आधा सिलेबस क्लास 10th का जहाँ तक हम जानते हैं अगर आधा ना हुआ होता तो 35 to 40 आपका कम से कम सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होता, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोरोना को देखते रहिए और अब साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते रहिए, चाहे आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़िए या किसी के संपर्क में रहकर पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा वो बहुत होगा मार्च में होगा तो 1 महीना आपका लेट होगा, ठीक है ना। लास्ट मार्च में होगा बहुत होगा 2 महीना लेट होगा, लेकिन आप पढ़ाई से कितना दूर जा रहे हैं। अप्रैल से सोचिए, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है ना। जुलाई भी निल्ले है, अगस्त भी शायद निल्ले ही जाएगा, कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग पढ़ाई करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन मत करिए, आप चाहे जिस माध्यम से अपने आप को मैनेज करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब आइएगा, चलिए जहाँ q कोई पूर्णांक है, हम इस सवाल को पहले समझेंगे फिर लगाएंगे, ठीक है ना। पहले किसी भी क्वेश्चंस को लगाने से पहले आप उस क्वेश्चंस का मतलब समझ जाइए, फिर आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है ना। आइए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम का ये मतलब हो गया कि हमारी जो ऑड नंबर होंगे वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना। अब आइए मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अब विषम का मतलब क्या होता है, वो संख्याएं जो 2 से ना कटे वही क्या कहलाती है, विषम संख्याएं। और विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11, 2 के अंतराल पर हमारी संख्याएं विषम आती रहती। देखिए 1 के बाद क्या आता है 2, 2 नहीं आया। 3 के बाद क्या आता है 4, 4 नहीं आया, क्योंकि 4 6 8 10 मतलब 2 4 6 8 10 एंड सो वन। ये हमारे किस श्रृंखला के सदस्य हैं, ठीक है ना। ये हमारा केवल संख्या है सम, और ये हमारा क्या है विषम। ये 2 से कटेगा तो सम, ये 2 से नहीं कटेगा तो क्या होगा विषम होगा, ठीक है ना। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम समझिए, देखिए धनात्मक संख्याएं हैं और सब विषम है तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। जो संख्याएं 2 से ना कटे विषम, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q एक क्या है, एक इंटीजर्स है, एक पूर्णांक है, ठीक है ना। अब आइए इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं। 6q + 1
6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, इसका मतलब क्या है? जैसे हमने आपको जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बताया तो हमने वहाँ आपको बताया था कि मान लिया दो धनात्मक पूर्णांक ये और बी हैं, ठीक है ना। मान लिया दो धनात्मक पूर्णांक ये और बी हैं और हमने ये मान लिया कि ये बड़ा है किसके तुलना में? बी के तुलना में। अच्छा, सूत्र क्या होता है? एक भाज्य बराबर भाजक, ठीक है ना, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। ये हमारा एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत पहले ही सिद्ध किया जा चुका है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका, ठीक है ना, भाज्य होता है और यहाँ आपका भाजक होता है और यहाँ आपका भागफल होता है और यहाँ आपका जो होता है वो क्या होता है भैया? शेषफल होता है। और हमेशा भाज्य जो होता है, हमेशा जो भाज्य होता है वो किसके तुलना में बड़ा होता है? भाजक की तुलना में, क्योंकि भाज्य हमेशा बड़ा होता है भाजक की तुलना में, तब भाग दे पाएंगे। बड़ा है और ये छोटा होता है, ठीक है ना। तो भाज्य मतलब जो संख्या बड़ी होती है वो हमेशा भाज्य बनता है और जो संख्या छोटी होती है वो भाजक बनता है। मतलब हमें दो धनात्मक पूर्णांक ये और बी दे दिया गया था, ये बड़ा है बी की तुलना में। तो जब ये बड़ा होगा, अभी हमने बताया जो बड़ा होता है वो हमेशा क्या बनता है? भाज्य बनता है और जो छोटा होता है वो क्या बनता है? भाजक बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे? भाज्य में मतलब ए में बी का भाग देंगे, तो ये और यहाँ क्या हो गया? बी। तो यहाँ से क्या होगा? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए बराबर भाजक कितना है? बी। अच्छा ये बताओ, जब ए में बी का भाग दोगे तो कुछ ना कुछ बार जाएगा ना। जैसे मान लेते हैं 5 और 4, 5 और 4 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है किसके तुलना में? 4 के तुलना में। तो 5 में 4 का भाग देंगे तो 4 करने में कितना हो गया? 4, 5 में 4 गया 1। तो जब आप दो धनात्मक हमें पूर्णांक पता होते हैं और जब भाग देते हैं तो दो संख्याएं हमें मिलती हैं, दो धनात्मक संख्याएं मिलती हैं, 1 मिला और 1 मिला, ठीक है ना। हाँ, यहाँ कुछ और भी हो सकता है, जैसा आपकी नंबर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब भागफल भी एक आया और शेषफल भी एक आया। उसी प्रकार से जब हम ए में बी का भाग देंगे तो कुछ ना कुछ बार जाएगा, वो मान लेते हैं क्यू बार गया, और कुछ ना कुछ शेषफल भी आएगा। वो शेषफल कितना हो गया? आर। अब वो शेषफल आपका 0 भी हो सकता है, वो शेषफल आपका 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा इस भाजक से क्या होगा भैया? छोटा होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जहां आर ठीक है ना 0 से क्या होगा? बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। भाई कभी कभी शेषफल 0 भी आता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि R इज ग्रेटर देन R इन इक्वल 0, बट B से क्या होगा? वो छोटा होगा। बात समझ में इतना आ रहा है ना। तो यहां से क्या है जरा आप सोचिए, तो यहां से हो गया BQ प्लस R हो गया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R। अब जरा सपोज करिए यहां लिखा है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। आप बताइए B का पोजीशन कौन कवर कर रहा है? B का पोजीशन कवर कर रहा है 6। B का पोजीशन कौन कवर कर रहा है? 6 ही तो कवर कर रहा है। तो एक चीज स्पष्ट हो गया, B के जगह पर हम लोग 6 लिखेंगे, ठीक है ना। आइए चलते हैं, मजा तो आ ही रहा होगा, ना समझ में आएगा तो भाई बता दीजिएगा। अब आइए दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो मान लिया यहां लिखेंगे आप लोग हल। मान लिया ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है ना। b बराबर क्या होगा? 6 होगा।
अब a इज ग्रेटर देन b, अर्थात 6 इज ग्रेटर देन b, अर्थात 6 इज ग्रेटर देन क्या हो गया b, सॉरी यहाँ से होगा a, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन 6, ये इज ग्रेटर देन 6, a बड़ा है किसके तुलना में, 6 के तुलना में। अब आइए, हमने आपको बताया कि भाज्य हमेशा क्या होता है, भाजक से बड़ा होता है। हमने आपको बताया भाज्य हमेशा क्या होता है, भाजक से बड़ा होता है। अब आइएगा, हमने आपको बताया ये भी कि भाज्य, ठीक है ना, और भाजक, और यहाँ क्या होता है, भागफल, और उसके बाद यहाँ क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है ना। ये चीज़ हमने बताया आपको। अब देखिए, हम इस चीज़ को लगाने अब जा रहे हैं। हमने पहला चीज बताया, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मान लिया ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर क्या होगा, 6 होगा। अब a इज ग्रेटर देन b, अर्थात ये इज ग्रेटर देन 6, भाज्य हमेशा बड़ा होता है किसके तुलना में, भाजक की तुलना में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा, भाज्य के जगह पर कितना है, 6 है, और भाज्य के जगह पर कितना है, ये है, और भाजक की जगह पर कितना है, 6 है। अब यहाँ से क्या होगा, ये और यहाँ क्या होगा, 6 होगा। बात समझ में आ रहा है ना। और कितनी बार जाएगा मान लेते हैं, q बार जाएगा, और यहाँ से जो शेषफल हो गया वो मान लेते हैं कितना है, r है। तो जहाँ r क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 या 5। क्यों, क्योंकि शेषफल जो होगा वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे क्या होगा, छोटा होगा। हमेशा ये चीज़ आप लोग पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आइए, इसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और धन क्या होता है आपके पास, शेषफल होता है। तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं, a बराबर 6q प्लस r, ठीक है ना, जहां r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 या 5 होगा। अब 6 थोड़ा ना होगा, क्योंकि हमेशा इसे क्या होता है, छोटा होता है। अब आइए केस नंबर फर्स्ट, जब r इक्वल 0 तब a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस r का मतलब 0, पहला आ गया। a बराबर हो गया 6q, और अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा और लिख दे रहे हैं, 6 को हम फैक्टर कर दे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अथवा a बराबर 2 × 3q, ये हो गया। अब केस नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। जब r इक्वल 1 तब a इक्वल कितना हो जाएगा, 6q प्लस 1, और यहाँ से इस चीज़ को ऐसे आप रहने दीजिए, 6q प्लस 1 हो गया। केस नंबर थर्ड, जब r इक्वल 2 तब a इक्वल कितना हो जाएगा, 6q प्लस 2। केस नंबर अगला, केस नंबर फोर्थ, केस नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि अब की बार कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। तो जब r इक्वल 3 तब a इक्वल
6q प्लस r, r का मतलब कितना हो गया 3 हो गया। केस नंबर 5, अब क्या होगा जब r इक्वल 4 तब a इक्वल 6q प्लस 4। केस नंबर 6 और नीचे कर दो, केस नंबर 6, ठीक है ना। क्या करा जब r इक्वल 5 तब a इक्वल 6q प्लस क्या हो जाएगा 5। बस इसके बाद कोई केस ही नहीं है। अब भैया थोड़ा सा केवल हमें गागर में सागर भरना है, ठीक है ना। इतना तो हो गया। अब स्टेटमेंट क्या है देखिए, मान लिया a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये जो हमारा होगा एक ऑड इंटीजर होगा, a जो होगा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा केस फर्स्ट है a बराबर 6q था और वो 6q 2 × 3q लिख दिया। अब बताओ 6q 2 का एक गुणनखंड, मतलब 2 से कट जाएगा ना, और जो संख्याएं 2 से कटती हैं क्या होती हैं सम होती हैं। तो ये तो हमारा विषम पूर्णांक है, तो ये तो आपका सम हो गया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला ध्यान दीजिएगा, 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 4। एक फार्मूला यहाँ से जनरेट हो रहा है, छोटा सा फार्मूला। अगर आप सम में विषम जोड़ेंगे, सम में अगर आप विषम जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक विषम ही मिलेगा। और जब विषम में आप लोग, ठीक है ना, जब विषम में आप लोग जब सम में 1 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक विषम मिलेगा। और जब विषम में 1 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सम ही मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या है, जब सम में 1 जोड़ेंगे तो विषम होगा, और जब विषम में 1 जोड़ेंगे तो सम होगा। देखिए सम 2 है, 1 है, ये है 2 और 1 3, 3 1 क्या है विषम, 3 1 क्या है विषम, 1 तो 1 है, ये विषम में 1 जोड़ेंगे सम, 4 क्या है सम है। तो यहाँ से आपका एक सम तो हो गया। और सम में अगर आप सम में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा विषम। तो आपके पास ये तो सम था ही था 6q, ये क्या था सम ही तो था 6q, और 6q में 1 जोड़ दिया तो वो विषम ही होगा। तो बताइए ये हमारा क्या होगा, एक विषम होगा ना जी। और केस नंबर 3, अब विषम में सम जोड़ेंगे, सम में देखिए 6q ऑलरेडी एक सम था और 2 भी एक सम है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 मिलेगा ना। सम में सम जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक है इवन नंबर ही मिलेगा, एक सम नंबर ही मिलेगा, अर्थात एक सम संख्या ही मिलेगा। सम में सम जोड़ेंगे आप, तो देखिए 6q एक सम था, 2 भी एक सम था, सम में सम जोड़ा तो हमें क्या मिला, एक सम ही मिला। तो ये हमारे पास केस नंबर 3 था, जो कि एक हमें सम मिला। अब आइए अगला रुके रहो वहीं, केस नंबर 4 है। अब इसमें क्या है कि ये तो हमारा एक सम था और सम में हमने एक विषम जोड़ दिया तो वो भी मुझे क्या मिलेगा, एक विषम ही मिलेगा। और ये क्या होगा आपका सम होगा, और ये क्या होगा, एक विषम होगा। और कह रहा था कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितने रूप का होगा। तो आप देख ही रहे हैं 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 एक क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो एक बार पुनः मैं समराइज कर दे रहा हूँ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो पहले नंबर क्या करेंगे, मान लिया एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसके बाद 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। इस कंडीशन में b का वैल्यू कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। भाज्य बड़ा होता है किसके तुलना में, भाजक की तुलना में, तो ये भाज्य ग्रेटर होगा भाजक, हमेशा भाज्य में भाजक का, ठीक है ना, भाग दे दिएगा। इसके बाद में 2 हमें क्या मिलते हैं, धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं, भागफल, और ये क्या हो गया, शेषफल हो गया।
ए बराबर 6 प्लस आर कहाँ से लिखे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा लिखे हैं। आर का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 6 से क्या होगा, छोटा होगा। हमने प्रत्येक केस को आर के अकॉर्डिंग फॉलो किया। इस प्रकार से हमारे पास कितने केस क्रिएट हुए, 6 केस। और चूंकि क्वेश्चन था कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक था। ये आपको सम मिला, विषम मिला, फिर सम मिला, विषम मिला, सम मिला, विषम मिला, तो हमें इसी के रूप का दिखाना था, जो कि हमने दिखा दिया। तो इस प्रकार से इस चीज़ को नोट करिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप लोग बोर्ड पर देखते रहिए, बोर्ड पर सवाल लिख दिया गया है। कह रहा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, सेना का मतलब आर्मी कह रहा है, आर्मी की टुकड़ी, कोई परेड है और उस परेड में 616 सदस्यों का एक क्या है भैया, आर्मी है, ठीक है ना, सेना लोग है, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, आर्मी बैंड का मतलब क्या करना, बैंड मार्च करते हुए, बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिएगा, अधिकतम संख्या कह रहा है, ठीक है ना। तो अधिकतम के लिए मतलब क्या होता है, महत्तम समापर्तक। महत्तम माने क्या होता है, बड़ा, मतलब अधिकतम। तो 616 सदस्यों की टुकड़ी वाली एक क्या भैया, सेना है। और ठीक है ना, क्वेश्चंस तो आप लोग को दिखाई दिया ही गया होगा। हाँ ये भाई, चलिए इस सवाल को आप लोग स्वयं ही लगाएंगे, ठीक है ना। 616 है और क्या है 32 है, उन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। आप लोग इस चीज़ को डायरेक्टली लिखेंगे, क्या कह रहा है कि 32, 616 और 32। तो यहाँ से अधिकतम पूछा है, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 616 कामा 32 का एचसीएफ आप लोग निकाल लीजिएगा, और जो आएगा वही क्या कहलाएगा, ठीक है ना। हाँ 8 आएगा इसका आंसर। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी भैया, 8 होगी। ये चीज़ आप लोग लगा ही लीजिएगा, ठीक है ना। मासा निकालना यार कितना बताया जाए इस चीज़ को, भाग नहीं दे पाएंगे आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, बोर्ड पर आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। कोई धनात्मक पूर्णांक होगा उसका वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, वहाँ क्यों था यहाँ यम आया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मान लिया ये एक धनात्मक संख्या है, मान लिया ये कोई धनात्मक, मान लिया ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। ये हो गया। अब कह रहा 3m या 3m+1 के रूप का होगा, तो b का मान कितना होगा, a होगा। b का मान कितना होगा, 3 होगा, तब b बराबर 3 होगा, ठीक है ना। क्योंकि a बराबर क्या होता है, 6q+r, तुलना करेंगे, सॉरी bq+r तुलना करेंगे, तो b के जगह पर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तब b बराबर 3 होगा। अतः अब क्या होगा, a बड़ा होगा किसकी तुलना में, 3 की तुलना में। तो ये हमारा क्या होगा भैया, भाज्य होगा। और ये हमारे पास क्या होगा, भाजक होगा। और भाज्य हमेशा भाजक से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा
क्या होता है फार्मूला, ठीक है ना, लिख सकते हैं। सिद्ध क्या वो कथन क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन क्या होगा भैया, शेषफल होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये और यहाँ क्या जाएगा 3 और यहाँ क्या जाएगा Q और Q ना लिख करके यम लिख रहे हैं क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस है उसमें यम दे दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देंगे 3 बराबर A बराबर 3m प्लस R, जहाँ R कितना हो जाता है 0 1 2 1 या 2 होगा, तीनों में से कोई एक होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आइए केस फर्स्ट, ठीक है ना। जब R इक्वल 0 तब A इक्वल कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। अब कह रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, क्वेश्चंस यही कहा है कि हमें क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसका मुझे वर्ग करना पड़ेगा। जब वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, a स्क्वायर और 3 त्रिका, ठीक है ना, a स्क्वायर इक्वल 3m का स्क्वायर चलेगा। दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया ना, तो दिस एम्प्लाइज a स्क्वायर इक्वल 3 त्रिका 9m स्क्वायर हो जाएगा। और हमें दिखाना है किसके रूप में, 3m, ठीक है ना, या 3m प्लस 1 के रूप का दिखाना है। तो कोई बात नहीं है, इस चीज़ को हम लोग लिख दे रहे हैं। दिस एम्प्लाइज a स्क्वायर इक्वल 3, ठीक है ना, 3 इंटू 3m स्क्वायर, 3m इंटू m स्क्वायर। चीज़ ध्यान देते थोड़ा सा फिर से, एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इसको Q ही रहने देते हैं, Q हो गया और यहाँ भी Q ही रहने देते हैं, ठीक है ना। और तब यहाँ भी आपका Q ही होगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से इस चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, a स्क्वायर इक्वल 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और दिस एम्प्लाइज a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3m, जहाँ m बराबर, जहाँ m बराबर, इसको हम लोग कर दे रहे हैं क्या, 3q स्क्वायर, ठीक है ना। बस m एक क्या है, पूर्णांक होगा, तो इसको भी हल करने पर क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। इस प्रकार से केस नंबर सेकंड है, जब r इक्वल 1 तब a इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास, तब a इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 1, ठीक है ना। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ स्क्वायर मिल जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3 त्रिका 9q स्क्वायर। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, थोड़ा नीचे कर दो, अब हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर कितना है 3, तो 2 3 6q हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस b स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं, अथवा a स्क्वायर इक्वल, इनमें से कुछ कॉमन है,
क्या कॉमन है भैया? इसमें से आप एक काम करिए, 3 को कॉमन ले लीजिए, और जब 3 को आप लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, 3q को जब कॉमन ले लेंगे आप लोग, तो क्या मिलेगा यहाँ आपको मिलेगा 3 त्रिका 9, 3q प्लस यहाँ 3 दूना 6 और प्लस 1 हो गया। तो इस प्रकार से हमें कितना मिला? हमें मिला 3q और एक ब्रैकेट में 3q प्लस 2 मुझे मिला। अब यहाँ से क्या कर दे रहे हैं इस चीज़ को कि इतने को अगर हम लोग यम मान लें, इतने को अगर हम लोग यम मान लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q प्लस क्या हो गया 2 हो गया, और ब्रैकेट के बाहर कौन है? q है। तो इस प्रकार से हमें मिला कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, ठीक है ना, कहाँ गया 3m अथवा 3m प्लस 1 के रूप का होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नोट तो हो गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये है ना कि ये सब क्वेश्चन में लेखनी अधिक है, बस हर चीज़ मानना है, मान करके ही आपको लगाना है, ठीक है ना। बस एक आध बार लगाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अब की बार किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और क्या करा, ध्यान दीजिएगा, 9m प्लस 1 और फिर 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। सबसे लंबा क्वेश्चन यही बनेगा। आप सोच सकते हैं क्यों लंबा होगा। 9 आया है, 0 से लेकर के 8 तक जाएगा। कै केस बनेगा? 9 केस बनेंगे। 9 केस लगाते समय कुछ मतलब टाइम तो अधिक लगेंगे ही लगेंगे ना। तो बस अब की बार हम बहुत फास्ट लगाएंगे। तो देखिएगा, मान लिया, ठीक है ना, मान लिया ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, तथा b इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 9, ठीक है ना। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा आइएगा, यहाँ से क्या होगा, a बड़ा होगा, मतलब किसके तुलना में? 9 की तुलना में। अब लगाएंगे तो आपको मिलेगा a बराबर 9q प्लस r। अब सोचिए यही जो होगा r के संभव मान, जहाँ r के संभव मान क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 होगा। बताइए, इतने संभव मान होंगे, इतने केस भी बनेंगे आपके। तो आइए केस नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। जब r इक्वल 0 तब a इक्वल कितना हो जाएगा? a इक्वल हो जाएगा 9q। अब हमें क्या करना है? घन करना है। घन का मतलब इसको क्या कर देना है? a क्यूब बराबर 9q का होल क्यूब। तो अब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 9 और इंटू 81 q क्यूब, 81 9, ठीक है ना भाई। 9 का क्यूब 9 और 9 9 कितना हो गया? 81। इस चीज़ को हम लोग लिखने वाले हैं 9m। अब देखिए कहेंगे सर जी आंसर डायरेक्टली करें, नहीं, यही तरीका है बाबू। जहाँ m बराबर कितना हो जाएगा? 81 q क्यूब हो जाएगा। अब केस नंबर सेकंड आप स्वयं लगाएंगे, बस कुछ एक केस हम लगाएंगे। जब r इक्वल 1 तब a इक्वल 9q प्लस 1, और एक बार पुनः आप दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए तो क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस b। अच्छा, इसको और थोड़ा सा अच्छा लिख दें, a क्यूब b क्यूब
3a, चलिए यही चीज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा 9 और 81 क्यू क्यूब। अगला है b क्यूब। b क्यूब का मतलब 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा। 3ab तो हो जाएगा कितना आपके पास 3 और a के जगह पर 9 क्यू, तो 9 त्रिक 27 क्यू और 27 क्यू, b की जगह पर 1, 27 क्यू और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा आपके पास 9 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब इस चीज़ को हमें चाहिए 9m प्लस 1, तो 1 को किनारे कर देते हैं। इसको हम लोग लिख दे रहे हैं 9 इंटू 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू और 9 क्यू प्लस 1 अब यहाँ से क्या होगा, इसमें से दो पदों में से कुछ कामन है। क्या कामन है, 9 को कामन ले लीजिए, बाकी को ऐसे उतार दीजिए। 81 क्यू क्यूब और 9 त्रिक कितना बचेगा आपके पास 27, ठीक है ना, क्यू। और यहाँ एक काम करिए, मझला ब्रेकर लगा दीजिए और यहाँ पर छोटा ब्रेकर लगा दीजिए। 9 क्यू प्लस 1 और प्लस 1 और इतना ही को यम का दिखा दीजिए वैल्यू 9m प्लस 1। ऐसे केस सभी फॉलो करेंगे। 1 को अलग कर लीजिएगा, 9 को कॉमन लीजिएगा, बाकी जो कुछ बचेगा उसे यम के बराबर कर दीजिए। फिर आपका ये चीज़ क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ना लगा पाइएगा तब भी हमें आप बताइएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो अगले प्रश्नावली के लिए होगा।